हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है दृष्टि आईएएस टीचिंग क्लासेस में। मैं मनीष आप सभी का वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं आप लोग शानदार होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के सेशन में हमने आपके लिए क्वेश्चन लिए हैं जो बेसिकली पीवाईक्यू पर बेस्ड है, आपको जिससे समझ में आए कि प्रश्नों की प्रकृति कैसी है, कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आपको उनको कैसे हैंडल करना है। मतलब आपको एक इंसाइट मिल जाएगी, इससे आपको एक समझ विकसित हो जाएगी कि आपके लिए ये प्रश्न किन मामलों में बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बिना समय गंवाए हम प्रश्न पर आना चाहेंगे, क्योंकि बहुत इधर उधर की लेथार्जिक बातें करने से कुछ हासिल नहीं होता है। मुद्दे पर आना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि टू द पॉइंट पढ़ाई करने से ही वो मिलता है। पीआईसी, पीजीटी, इन सब में कट ऑफ मार्क्स बहुत हाई होता है, तो उसके लिए हमें उतना ही डेडिकेशन रखना भी पड़ता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन पहला है। अगर मैं इसको क्वेश्चन 1 लिख दूं, क्योंकि प्रश्न संख्या नहीं पड़ी है, तो इसमें कहा गया यह किसने कहा कि सत्य के लिए कोई संक्षिप्त मार्ग नहीं है। ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मार्ग नहीं है। ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक विधि के द्वारा ही गुजरना पड़ेगा। यानी कि जैसे आजकल आप लोग पढ़ते हो कि ये तारा खोजा गया, वो तारा खोजा गया, तमाम ऐसी चीजों के बारे में हम सभी पढ़ते रहते हैं। अब शनि के इतने उपग्रह हैं, अब बृहस्पति पीछे हो गया, शनि के सबसे ज्यादा उपग्रह हो गए, उल्का पिंडों के बारे में समझ विकसित की गई है ना, स्पेस पर रहने और बसने की बातें हुई, तमाम चीजें दूसरे दूसरे ग्रहों। तो कहा गया कि जो ब्रह्मांड का ज्ञान अगर हम प्राप्त करें तो वो से हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो उसमें कहा जा रहा है कि सिर्फ वैज्ञानिक विधि ही उसके लिए जरूरी है। तो इससे जुड़े एक समाजशास्त्री हैं कार्ल पियर्सन, उन्होंने ये बात करी। उनका देखो, जो साइंटिफिक मेथड होता है वो किसी पक्षपात से परे होता है। ठीक है, कार्ल पियर्सन इन्होंने सह संबंध से जुड़ी भी बात करी थी। ठीक है, तो जब साइंटिफिक जो मेथड होता है वो किस पे बात करता है? ऑब्जेक्टिविटी में बात करता है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है वस्तुनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता पर बात करता है। किसी भी विषय की जो व्याख्या है वो निरीक्षण, परीक्षण, तुलना पर आधारित होती। ठीक, तो इसलिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करके हम ज्यादा सटीक चीजों के बारे में जान पाते हैं। अगला प्रश्न है, जो सिद्धांत शास्त्री यह नहीं जानता कि उसकी उपकल्पना की परीक्षा के लिए कौन कौन सी विधियां उपलब्ध हैं। उपकल्पना यानी हाइपोथेसिस के लिए, उपकल्पना को हाइपोथेसिस बोलते हैं, इसको प्राकल्पना भी बोलते हैं। ठीक है, वह व्यवहारिक प्रश्नों के निर्माण में असफल रहता है। देखो उपकल्पना क्या है, जैसे परिभाषा है, परिभाषा इसको तो अगर किसी को रटी होगी तो लगा पाएगा, नहीं रटी होगी नहीं लगा पाएगा। ठीक है, तो देखो उपकल्पना का मतलब होता है एक अनुमान लगाना, एक अनुमान लगाना, तो यूपी में बोलते हैं ना अंदाजा लगाना। अनुमान लगाने का मतलब हाइपोथेसिस का होता है कि जैसे मान लो आपके घर में शादी विवाह होना है, तो आप सबसे पहले अनुमान लगाते हो कि यार 250 बाराती आएंगे और 300 आदमी करीब हमारे हो जाएंगे, तो 550 का आप अनुमान लगाते हो और फिर आप सोचते हो कि 600 लोगों का खाना बनाते हैं।
600 लोगों का खाना बनाने का मतलब ये होता है कि खाना कम नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये अनुमान जो लग जाता है जैसे, या फिर आपको मान लो 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाना है, 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाना है, आपको कैसा घर बनाना है सब आपने तय कर लिया है, एक अनुमान आपको इंजीनियर ने दे दिया है, या एक अनुमान आपको जो राजमिस्त्री उसने दे दिया है, अब आप उसी के आसपास चलोगे। तो ये आदमी ये सोचता है कि चलो अगर एक एक्स अमाउंट खर्च होगा तो हम ये नहीं ये चीज करेंगे। मान लो उसने अपना बजट बनाया 20 लाख, तो ये मान के चलेगा कि यार 20 लाख के आसपास है तो 22 भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है, इस तरह से वो एक चलेगा। उपकल्पना से एक अनुमान लग जाता है, एक अंदाजा लग जाता है किसी चीज। तो ये जो अवधारणा है गुडे एंड हॉट की है, गुडे और हॉट की अवधारणा है, उन्होंने ये बात कही। ठीक है, रिसर्च मेथोडोलॉजी क्वेश्चन पहले आ गए हैं। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यह किसने परिभाषित किया कि सहभागी निरीक्षणकर्ता को अवलोकन भी बोलते हैं, अध्ययन किए जाने वाले समूह के बीच रहता है और अन्य प्रकार उनके जीवन में भाग लेता है, अन्य प्रकार से उनके जीवन में भाग लेता है। तो प्यारे साथियों, हमें यहां सबसे पहले क्या समझना है कि सहभागी अवलोकन होता क्या है। ठीक है, सहभागी अवलोकन होता क्या है। सहभागी अवलोकन का मतलब होता है पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन इसे बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि किसी घटना का, किसी परिस्थिति या घटना का बनना। ठीक, इसमें आप क्या है, आप साइलेंट बट डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं। मान लो आपको दहेज प्रथा के बारे में जानना है कि दहेज प्रथा कैसी चलती है, मान लो आपको नॉर्थ इंडिया के बारे में जानना है, तो क्या हुआ कि आप ऐसे तो है नहीं कि इसमें आप सोशियोलॉजी में रिसर्च का केंद्र क्या होता है, लैब तो इसमें होती नहीं है, समाज ही आपके लिए लेबोरेटरी है। यानी कि आपको शोध क्षेत्र में जब आप जाओगे, अध्ययन करोगे, तो वही आपके लिए समाज, वही आपके लिए क्या है, समाज ही आपके लिए एक शोध क्षेत्र है, लेबोरेटरी है। तो आप गए, मान लो अपने एक फ्रेंड के शादी में गए, आपने अपनी नजर साइंटिफिक रखी हुई है, परंतु तुम किसी कदों में दहेज का अध्ययन करने जा रहे हो, तो तुमको पहले पकड़ के हाथ बारात से बाहर करेगा, कहेगा कि जो है तुम लफड़ा करने आए हो यहाँ पर। तुम्हें अपने हिसाब से समझना है कि मैं किन किन पहलुओं पर ध्यान रखूंगा, और उन जो तुम्हारा काम है उस पर तुम नजर भी रखे हुए हो, सब चीजों में इन्वॉल्व भी हो। तो इसे बोला जाता है सहभागी अवलोकन। ठीक, अध्ययन की ये पद्धति होती है, इसको दिया है पीवी यंग नामक एक समाजशास्त्री ने। फिर अगला प्रश्न रिसर्च का है, जिसमें एक तरफ सूची दी गई, दूसरी तरफ उनकी पुस्तकें दी गई हैं। कहा जा रहा है कि इनका प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। तो आर एफ ऑफ दिए हैं, पीवी यंग दिए हैं, गुड एंड हॉट दिया है, ये हट नहीं हॉट है। ठीक है, और विट ने दिया है। तो कह रहा है यहां उत्तर बताओ। तो आर एल एकॉफ, इनकी पुस्तक है डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च। पीवी यंग की पुस्तक है साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च। सी का तीसरा, सी का तीसरा, ठीक है, यह इन सोशल रिसर्च
और डी का पहला एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च, एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया डी। अब देखो बुक है तो बुक में आपको बुक याद रखनी पड़ेंगी, इसलिए जब मैं पढ़ाता हूं तो आपको लगता होगा कि सर इतनी बुक लिखा देते, इतनी चीजें करा देते हैं, बट बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, किताबें हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, उनको हमें याद रखना हो। अगला प्रश्न, मैक्स वेबर के अनुसार कौन सा एक समाज में स्त्रीकरण का केंद्रीय अंग नहीं है? मैक्स वेबर की बात आई है यहां पर। तो मैक्स वेबर किस बात को स्त्रीकरण का अंग नहीं मानते? ठीक है, तो इनका एक, ये पी का मतलब है पोजीशन, टी पावर, ठीक, ये तीन चीजें, सत्ता उसमें शामिल नहीं, ये गलत हो गया। अब मैक्स वेबर की अवधारणाएं क्या क्या है? वो है सामाजिक क्रिया की अवधारणा है, याद रखिएगा, इन्होंने दी थी, और इसको 4 भागों में बांटा था। इनका आदर्श प्रारूप, ये इनका एक कंसेप्ट है। फिर है एक वरसतेहन, भी इनका एक कंसेप्ट है। नौकरशाही ही इनकी एक अवधारणा है। इस सत्य की अवधारणा भी इनका एक कंसेप्ट है। फिर सत्ता की अवधारणा, ही इनका कंसेप्ट है। एक इनका कंसेप्ट है पुश्तैनीवाद का, और एक पूंजीवाद का आचार या पूंजीवाद की आत्मा। ये इनके 7-8 कंसेप्ट आपको पता चल गए, इनमें शायद कई चीजें आपको ना पता रही। फिर इनकी बुक्स देखते हैं। मैक्स वेबर की, मैक्स वेबर की बुक्स, तो इनकी बुक है प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। इकोनॉमी एंड सोसाइटी। अगली पुस्तक है द सिटी रिलीजन ऑफ फ्रांस, रिलीजन ऑफ चाइना, रिलीजन ऑफ इंडिया, और भी कई सारी पुस्तकें लिखी थी। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से
किसने लिखा कि इसके विस्तृत अर्थों में समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं और अंतर संबंधों, उनकी दशा और परिणामों का अध्ययन है? किसने लिखा कि इसके विस्तृत अर्थों में समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं, अंतर संबंधों, उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन है? ठीक है, किसने ऐसा लिखा? ठीक, इसकी बात करता है। तो इसका जो जवाब है यह है मॉरिस जिन्सबर्ग। अब जैसे हम कोजर के बारे में बात करें तो कोजर क्या है? इस संघर्ष को प्रकार्यात्मक मानते हैं। ठीक है, ये वास्तविक व अवास्तविक संघर्ष को मानते हैं। या यथार्थवादी व गैर यथार्थवादी संघर्ष को मानते हैं। ठीक है, तो एक तो ये चीज है। फिर एक समाजशास्त्री है मैकरन पेज। इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है। इनकी पुस्तक है सोसाइटी। फिर एक समाजशास्त्री हैं जो टालकट पार्सन्स। इनकी बुक है द सोशल सिस्टम, 1952 में आई। इन्होंने कई सारी बातें लिखी। इन्होंने एक एजिल मॉडल दिया, एक एजिल मॉडल दिया था इन्होंने। ठीक है, प्रकार्यात्मक विन्यास की बात करी थी इन्होंने। सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत दिया, और सामाजिक क्रिया के बारे में भी बताया था। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सबके बारे में समझ ली। क्लियर है? अगला प्रश्न। में कहा जा रहा, किसने सामाजिक संरचना के अध्ययन के लिए दो प्रकार के प्रारूप अथवा वास्तविक सामाजिक संरचना और सामान्य सामाजिक संरचना का प्रतिपादन किया? याद रखिएगा, इस प्रश्न को मैंने पढ़ाया है। बताइए इसका क्या जवाब होगा? वास्तविक सामाजिक संरचना और सामान्य समाज, मैंने इसको पढ़ाया है आपको। इसका जवाब है रेडक्लिफ ब्राउन। मैंने क्या बताया, ये व्यक्ति पर केंद्रित अध्ययन है इनका। कार्ल मार्क्स एक मार्क्सवादी चिंतक है। इनकी बुक है, इनका उदाहरण है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, वर्ग
वर्ग संघर्ष, स्वयं के लिए वर्ग, स्वयं में वर्ग, अलगाव, गरीबीकरण, मिथ्या चेतना, बुर्जुआ, सर्वहारा इत्यादि। स्पेंसर ये क्या है? ये उस सामाजिक डार्विनवादी बोला जाता है। ये बुक है फर्स्ट प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, ये औद्योगिक समाज और प्राचीन समाज की बात करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से यह विवेचना किसने की कि समाज को कमांड क्लास और ओबे क्लास में विभाजित किया जा सकता है? कमांड क्लास मतलब एक आदेश देने वाला, और दूसरा ओबे का मतलब है ओबिडेंटली, आज्ञाकारी, यानी कि जो आदेश मानेगा। ठीक है, एक होगा आदेश देने वाला और एक होगा आदेश मानने वाला। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये दिया है रॉल्फ डेहरनडॉर्फ ने। रॉल्फ डेहरनडॉर्फ एक मार्क्सवादी चिंतक है। ठीक, इनका एक आईसीए का मॉडल भी है। का पूरा फॉर्म, फुल फॉर्म है दबाव मूलक सहायता संघ। ठीक, इन ये सत्ता की बात करते हैं। इनका जो वर्ग है वो ऐसे हीरे के आकार का है। मैंने अपनी क्लास में पढ़ा दिया है, तो आप लोग उससे पढ़िएगा। मतलब पूंजीपति इसमें है, फिर इसमें मध्यम वर्ग है, और इसमें मजदूर वर्ग है। तो मजदूर को 3 भागों में बांटा है, दक्ष, अर्धदक्ष और मजदूर। ठीक है, डेहरनडॉर्फ की पुस्तक है क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ठीक है, एंथोनी गिडिंग्स की बात करेंगे। इनका एक एजेंट का कंसेप्ट है, एजेंट का, एजेंसी का, संरचनाकरण की बात करते हैं, प्लास्टिक सेक्सुअलिटी की बात करते हैं। प्लास्टिक सेक्सुअलिटी कुछ नहीं, जो आप सिंपल है कि जो आजकल आदमी अपने आप को बहुत ज्यादा जो जीरो फिगर बाइसेप्स बनाए रखना चाहता है किसी भी उम्र में, मान लो 60 की उम्र में शाहरुख खान ऐसा कर रहे हैं, तो वो एक बनी बनाई, वो नेचुरल उनकी बॉडी नहीं बल्कि उसको बनाई बनाई बॉडी है। जो लोग बहुत ज़्यादा दवाएं लेकर ऐसी बॉडी बनाते हैं, है ना, उनको इसमें कहा गया है कि वो
नेचुरल तो नहीं है। दिस इज द प्लास्टिक सेक्सुअलिटी। पीटर बर्जर लकमैन ये व्यक्तिवादी अध्ययन पर जोर देते हैं, व्यक्ति के अध्ययन पर जोर देते हैं। इनविटेशन टू सोशियोलॉजी, ये सब ऐसी पुस्तकें इन लोगों से जुड़ी हैं। मार्क्स को मैंने बता ही दिया। मार्क्स में और भी बहुत कुछ है, इन सब में बहुत कुछ है। अगला है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने तर्क दिया एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं का अनुसंधान ही सामाजिक अनुसंधान। मतलब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि भाई एक साथ रहने वाले जो लोग हैं उनके जीवन का जो हम अध्ययन करते हैं वही बेसिकली सारी चीजें हैं। ठीक है, तो इसका जवाब है बोगार्डस। सामाजिक दूरी की भी बातें करते हैं, सामाजिक दूरी का पैमाना, है ना। अगला, उपकल्पना निरीक्षण किए जाने के लिए एक प्रस्ताव है। उपकल्पना मतलब हाइपोथेसिस। ठीक है, उपकल्पना क्या है? निरीक्षण किए जाने के लिए एक प्रस्ताव है। ठीक है, ये भी बोगार्डस का ही है। उपकल्पना मतलब हाइपोथेसिस, यानी पहले से अनुमान बना लेना। जैसे आप शोध करते हो तो एक आपको पहले हाइपोथेसिस तैयार करनी पड़ती है। ऐसे हवा में आप कुछ भी नहीं बोल सकते तो उसी को इसके अंतर्गत रखा गया है। अगला प्रश्न है, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत किसने दी? अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत किसने दिया? अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत। तो देखो, ये जो अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत है उसमें क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास जो अपनी फंडामेंटल चीजें, भोजन, पानी, ऊर्जा, हवा, ये सब जो मेंटेन रखने की जो ताकत होती है ना। तो एडविन केनिन नामक एक व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत दिया था, याद रखिएगा। मैक्स वेबर के द्वारा जीवन अवसर की अवधारणा का प्रयोग किया गया। ठीक, जीवन अवसर, यहां जीवन अवसर का क्या मतलब है? लाइफ चांस का क्या मतलब है? ठीक है, जीवन अवसर, देखो जीवन अवसर का मतलब है कि इन्होंने कहा है एक प्रकार की आर्थिक स्थिति वाले लोगों का जीवन अवसर एक प्रकार का होगा। जैसे आपने देखा होगा मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास कहाँ जाता है? सब्जी लेने हमेशा मंडी जाएगा। ठीक, अपर क्लास वहां वो घुइयां, आलू, टमाटर के भाव तय करता रहता है, कम ज्यादा उसमें कराता रहता है। अपर क्लास क्या करता है? तुमने कभी ऐसे वर्ग को देखा है जो वहां पर ऐसे घूम रहा हो कि बता दो भिंडी क्या भाव, तरोई क्या भाव? वो इतना अपना टाइम किलिंग मानते हैं कि इतने, इससे ज्यादा मेरा समय खराब हो जाएगा जितनी देर में बाजार जाऊं। तो कहते हैं जिनकी एक प्रकार की आर्थिक स्थिति होती है उनकी बाजार स्थिति भी एक प्रकार की होती है, वो एक प्रकार के वर्ग का निर्माण करते हैं। तो उनका वर्ग बताने के लिए कि किस कैटेगरी के लोग हैं, है ना,
एक प्रकार की आर्थिक स्थिति वाले लोगों की बाजार स्थिति और वर्ग स्थिति वो एक प्रकार की होती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन एक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो बहुलक है, समान माध्यिका है, समांतर माध्य है, प्रसार नहीं। ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप ये नहीं है। अगला प्रश्न, किसने अपने समाजीकरण के सिद्धांत में सामान्यीकृत अन्य की प्रासंगिकता की चर्चा की? सामान्यीकृत अन्य, जनरलाइज अदर। सामान्यीकृत अन्य की चर्चा किसने करी इनमें से? जनरलाइज अदर की चर्चा किसने करी? तो देखो, फ्रायड का कंसेप्ट क्या है? इड, ईगो, सुपर ईगो। पूले का क्या सिद्धांत है? आत्म दर्पण का सिद्धांत। स्व का सिद्धांत। और प्राथमिक समूह की बात करते हैं। इनकी जो बुक है वो है द थियरी ऑफ लुकिंग ग्लास सेल्फ। ठीक, ये जो सामान्यीकृत अन्य का अवधारणा है यह है मेड की। मेड, इनकी बुक है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। कंसेप्ट इनका है सामान्यीकृत अन्य, विशेषीकृत अन्य, सामान्यीकृत अन्य, विशेषीकृत अन्य। ठीक है, आई, मी। ठीक है, जनरलाइज अदर, स्पेशलाइज अदर। और एक है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। ठीक, तो इस सबकी बात भी कर। अगला है, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने यह तर्क दिया कि समाज में संबंध परिस्थिति से अनुबंध के आधार पर विकसित हुए? किसके बेसिस पर विकसित हुए? अनुबंध के आधार पर, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर। ठीक है, ये कहा है हेनरी मेन ने। ये हेनरी मेन ने कहा है। जैसे हर्बर्ट हाइमन की बात करते हैं, इनकी पुस्तक है, इन्होंने संदर्भ समूह
का सर्वप्रथम प्रयोग करा था? ये बुक है द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस। अगला है, निम्नलिखित में से किसने भारत में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति में माना को एक महत्वपूर्ण कारक कहा? माना के बारे में किसने लिखा? जाति का चर्चाई है, तो जाति के बारे में आपको पता है कि जाति शब्द 1665 में पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ये ग्रेशिया डी ओरेटा ने दिया था इसको। किसने दिया था? ग्रेशिया डी ओरेटा ने। और ये पुर्तगाली शब्द किससे बना है? कास्टा से बना है। सब पढ़ा है मैंने, ठीक है। हट्टन इसका जवाब होगा। लुई डूमो, इनकी बुक है होमो हायरार्किकस। ठीक है। ये शुद्धता और प्रदूषण की बात करते हैं। नेस्फील्ड, ये जाति का व्यवसायिक सिद्धांत देते हैं, जो कहते हैं केवल व्यवसाय और केवल व्यवसाय जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। ठीक है। अगला है, परिवार की उत्पत्ति के हेतु क्रमिक विकास के विचार की अवधारणा किसने दी? कि जो परिवार है वो क्रमिक रूप से विकास का परिणाम है। ऑब्वियसली इसका जवाब आप सभी को पता है, हालांकि मैंने अभी परिवार पढ़ाया नहीं है, और आपने थोड़ी भी तैयारी पहले से करी होगी तो आपको पता होगा। ये कंसेप्ट है मार्गन का। इन्होंने एक कंसेप्ट दिया CPSPM। ठीक है। तो सबसे पहला समरक्त परिवार, ठीक, सबसे पहला समरक्त परिवार, फिर समूह सिंडेस्मियन, समूह परिवार, सिंडेस्मियन परिवार, पुनालुअन परिवार, और अंत में आता है एक विवाही परिवार। ठीक है। टायलर क्या कहते हैं? मेलिनोस्की को पता है कि मैजिक जो है, मैजिक इन सोसाइटी, क्राइम मैजिक, ये सब तमाम की बात करता है। टायलर कहते हैं धर्म क्या है? आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है ना। मेलिनोस्की जादू वगैरह सभी जुड़े हैं। अगला है पति पत्नी की परिधि तथा इसके केंद्र में स्थित रक्त संबंधियों से बनने वाले परिवार को क्या कहते हैं? क्वेश्चन बिल्कुल कठिन नहीं है, एकदम सिंपल परिवार है, एकदम सिंपल प्रश्न है, परिवार नहीं।
भाई कहा जा रहा है पति पत्नी की परिधि में, यानी कि हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड प्लस वाइफ है, और इसके केंद्र में रक्त संबंधियों से बनने वाले परिवार को क्या बोलेंगे? रक्त मूलक परिवार बोलेंगे। कि उनसे उत्पन्न बच्चे या उनसे उत्पन्न जुड़े लोग क्या होंगे? रक्त मूलक होंगे, उनसे संबंध होगा, उनका ब्लड रिलेशन होगा। फिर कहा जा रहा है हर्बर्ट जे गैंस नगरीय जीवन की विभिन्न शैलियां प्रस्तावित करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक उनके द्वारा प्रस्तावित है? तो उन्होंने वंचित, फंसे हुए, सर्वदेशीय, जाति, ग्रामीण और निसंतान, ऐसे तमाम चीजों की बात जैसे यहां पर आती है। इसका जवाब होगा निर्जातीय शहर। निर्जातीय शहरी का जो कह रहा कि नहीं है, तो निर्जातीय शहरी ये सारे हैं। निसंतान भी वाला है एक, निसंतान। निर्जातीय शहरी उसमें शामिल नहीं। निर्जाति क्या होते हैं? जो हमारी समाज की मुख्य धारा में ही जुड़े रहते हैं। निर्जाति मतलब जनजाति बिल्कुल नहीं होता है, पर उनका जीवन शैली अलग तरीके की होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे तिब्बतियों को आप ले लीजिए, तो आप उनकी एथनिसिटी कह सकते हो कि उनका बिहेवियर अलग है। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको चीजें बताई जा रही। एलेक्स एंकिल्स, एलेक्स एंकिल्स मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इनके बारे में। एलेक्स एंकिल्स एलेक्स एंकिल ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 3 भागों में विभाजित किया है। कौन सा उनके द्वारा नहीं दिया गया है? ठीक, तो इन्होंने जो पुस्तक लिखी, इनकी पुस्तक पहले तो आप जानिए क्या है। इनकी बुक है व्हाट इज सोशियोलॉजी, बहुत पूछी जाती है। व्हाट इज सोशियोलॉजी, इसमें संस्थापक जनकों ने क्या किया ये शामिल नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अंतःक्रिया का एक उदाहरण है? सोशल इंटरेक्शन का कौन सा एक बेटर एग्जाम्पल है? ठीक है, सामाजिक अंतःक्रिया का स्मार्टफोन पर क्या देखना? गेम खेलना। आप गेम खेल रहे हो तो आप किसी के साथ इंटरेक्ट कर नहीं रहे हो। मैंने आपको क्या बताया था जब मैक्स वेबर का सामाजिक क्रिया का सिद्धांत बताया था, तो उसमें मेरे प्यारे भाइयों मैंने क्या बताया था कि किसी से भी जो आपका इंटरेक्शन होगा, चाहे वो लड़ाई झगड़ा हो, चाहे प्यार मोहब्बत हो, वो कोई भी चीज हो, वो रिफ्लेक्शन उसमें होना चाहिए, निर्जीविता नहीं होनी चाहिए। 2 मोटरसाइकिल सवार आपस में भिड़ जाएं और उसके बाद वो लड़ाई झगड़ा करते हैं, वो भी एक सोशल इंटरेक्शन है। बल्कि झपकाना सामाजिक क्रिया नहीं है। तो ये किसी साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। एक रोचक किताब, आप किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, बुक निर्जीव चीज है। अपने बड़े भाई से झगड़ा आप करते हैं, वो इंटरेक्शन है। जैसे गुल्लक वेब सीरीज में देखो, एक पटक पटक के मारता अपने भाई को, क्या बोलता है? कैसे में उसकी मेढक की आवाज, जुगनू की आवाज कैसे आती? सुर सुर, है ना? ऐसे कैसे वो बोलता है, याद नहीं आ रहा है। जो कहते हैं मास्टर साहब बताओ फर्स्ट डिवीजन हम आ गए, हमें खुद ही विश्वास नहीं, तो कहेंगे हमें भी 6 बार देख कर आए हम।
माँ बाप को विश्वास नहीं कि आपका बच्चा 87 इतने प्रतिशत नंबर ले आया, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, तो बढ़िया है। अगला है द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर एंड किनशिप। बताइए किसकी पुस्तक है? द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप, ये पुस्तक है लेवी स्ट्रॉस की। इनकी और एक पुस्तक भी है सोशल एंथ्रोपोलॉजी, मैंने आपको लिखाया है सब। सोशल एंथ्रोपोलॉजी, सेवेज माइंड, ऐसी बहुत सारी पुस्तकें हैं जो इन्होंने लिखी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं। बाइनरी अपोजिशन की बात यही करते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है जो इन्होंने नहीं लिखी है? ठीक है, चलो भाई। तो सेक्स एंड रेपरेशन इन सेवेज सोसाइटी इनकी पुस्तक है। क्राइम एंड कस्टम इन सेवेज सोसाइटी इनकी पुस्तक है। द सेक्सुअल लाइफ इन सेवेज में नॉर्थ वेस्टर्न मेलेनेशिया, ये भी इनकी पुस्तक है। सेक्स एंड टेम्परामेंट इन थ्री प्रिमिटिव सोसाइटी, ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक लिखी मार्गरेट मीड नामक व्यक्ति ने। मार्गरेट मीड, ये भी यहां बता दें, ये ना तो मार्गरेट अल्वा है, ठीक, ना तो ये G.H. मीड है, ये एक दूसरे ही आत्मा है जिनका नाम है मार्गरेट मीड। उन्होंने पुस्तक लिखी, मार्गरेट मीड ने। अगला है प्रत्येक पीढ़ी पुराने फैशन की हंसी उड़ाती है परंतु नए का समर्पित भाव से अनुसरण करती है। यह किसका उदाहरण है? जैसे कहते हैं ना, पहले हिप्पी कट लोग रखाते थे बाल, बेल बॉटम पहनते थे, तो कहा जा रहा है उसका मजाक उड़ाती है और जो चीजें चलन में है उनको शामिल करती है। ठीक है, यह है सामयिक केंद्रीयता का, यानी कि जो वर्तमान में है उसको हम शामिल करते हैं, उसको हम अपने अध्ययन में या अपने फैशन में या अपनी चीजों में शामिल कर लेते हैं। बाकी चीजों को हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, सामयिक केंद्रीयता, सामयिक केंद्रीयता, सामयिक केंद्रीयता, ठीक है, यानी कि जो रिसेंट में जो चलन में है उसको उसमें शामिल करना। रिसेंट ट्रेंड में जो शामिल है, ठीक, उसको शामिल करना। आजकल क्या होता है, कुछ समय के बाद आज बाल हरे हैं, कल नीले हैं, पीले हैं, सफेद, कभी तेरे नाम बनते थे लोग। अब तो आप बहुत से लोग आप में से जन्म ही नहीं लिए होंगे, तेरे नाम पहले लोग बनते थे। तो 20 से मांग काड़े घूम रहे हैं बने मंजनू, उनका ध्यान ही अलग है। तो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में जनजातियों में से कौन सी एक दो भ्रात दलों ताइबालियोल और तारथारोल में बटी हुई है? ठीक है, कौन सी जो जातियां हैं वो दो इस तरीके की वर्गों में बटी हुई हैं? तो ये जो है एक टोडा जनजाति है दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत की जनजाति है टोडा। ठीक है,
नायर भी दक्षिण भारत की है, ये मात्र सत्तात्मक है। मात्र सत्तात्मक का मतलब होता है जिस ट्राइब में मम्मी का चलता है, माँ का चलता दबदबा है, उसको मात्र सत्तात्मक बोलते हैं। केरल में पाई जाती है। अगला, किस देश ने सबसे पहले 1827 में आपराधिक आंकड़े जारी किए थे? कौन सा देश है जिसने इस तरीके के आंकड़े जारी किए थे? तो फ्रांस एक दुनिया का देश है, फ्रांस। एफिल टावर यहीं पर है, ठीक। इसने जारी जारी किए थे। हमारे यहाँ पर एनसीआरबी, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा आपराधिक आंकड़े जारी किए जाते हैं। किसके द्वारा? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा। क्लियर? अगला, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या के अनुकूलतम सिद्धांत का प्रवर्तक भी है और समर्थक भी है? जनसंख्या के अनुकूलतम सिद्धांत का तो एडविन कैनिन और कार्ल सैंडर्स भी। क्लियर? तो ये विकल्प हो जाता है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें कुछ समझाने को नहीं होता। वहां दूसरे थिंकर्स को लाने का कोई मतलब नहीं होता। ठीक। निम्नलिखित में से किसने कहा कि जरूरतमंद बालक अपराधी बन जाते हैं? इनसे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि जरूरतमंद होना बाल अपराध का कारण है। ठीक है, ये बात यहाँ पर कही जा रही है कि जरूरतमंद क्या बन जाते हैं? बाल अपराधी बन जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, फिल्मों में आपने देखा होगा, खासतौर पर अमिताभ बच्चन की फिल्मों में, कि परिस्थितियां, समाज ने हमें क्या दिया है। ठीक, ऐसे अपराध, जब व्यक्ति अपराधी बनता है तो कहते हैं समाज का सताया हुआ वर्ग है ये अपराधी, है ना। समाज ने अगर इसका ध्यान रखा होता, इसका शोषण ना किया होता, तो शायद अपराध के राह पर ही ना जाता। तो इसका जो जवाब है यह है सिरिल लोडोविक बर्ट। सिरिल लोडोविक बर्ट। अगला प्रश्न, पोस्टल स्कूल सुधार के लिए बने हैं, बाल अपराधियों के लिए, कैदियों के लिए? ठीक है, उपर्युक्त में से किसी के लिए नहीं, या महिला अपराधियों के लिए? तो बोर्स्टल स्कूल बाल अपराधियों की, यानी जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है। एक संपूर्णानंद विद्यालय भी इससे जुड़े हुए। निम्नलिखित में से किसने प्रजनन शक्ति के निर्धारकों की विस्तृत व्याख्या की? इसकी प्रजनन शक्ति के निर्धारकों की विस्तृत व्याख्या किसने करी? जो प्रजनन शक्ति है, फर्टाइल जो कैपेसिटी है। ठीक। अच्छा, प्रजनन काल क्या होता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मेरे पास टैब नहीं तो मैं आप सभी के कमेंट्स भी नहीं ले सकता। ठीक है, तो इसका जवाब है किंग्सले डेविस और जुलिक ब्लैक। किंग्सले डेविस की बुक है ह्यूमन सोसाइटी। ठीक है, ह्यूमन सोसाइटी। चलो भाई बताओ प्रश्न का जवाब। एक तरफ बुक है, दूसरी तरफ, एक तरफ थिंकर है, दूसरी तरफ बुक है। एडविन लेमर्ट, जॉन बॉल्बी, मर्टन और बेकर। तो देखो, लेमर्ट बात करते हैं प्राथमिक विचलन और द्वितीयक विचलन की। मर्टन बात करते हैं, मर्टन किसकी बात करते हैं? सामाजिक संरचना की और सामाजिक सिद्धांत और सामाजिक संरचना की।
हावर्ड बेकर जो है वो किसकी बात करते हैं? हावर्ड बेकर बात करते हैं लेबलिंग थ्योरी की। लेबलिंग थ्योरी का मतलब है कि जिसके ऊपर जैसा लेबल लग जाए। जैसे मैं टीचर हूं, मेरे ऊपर टीचर का लेबल है, जो डॉक्टर है डॉक्टर का लेबल है उसके ऊपर, हर व्यक्ति का उसके इस काम के हिसाब से लेबल है। जॉन बॉल्बी 44 जुवेनाइल्स, इनकी पुस्तक का जो है कंसेप्ट है। तो पहले का चौथा हो गया, तो देखो ये और ये तो नहीं होने थे फिर बी का पहला हो गया, तो यहीं पर क्लियर हो जाता कि ए ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सी इंडो आर्यन भाषाई भाषाई परिवार की भाषा है? इंडो आर्यन भाषाई परिवार की भाषा कौन सी एक है, बताइएगा। तो जैसे इंडो आर्यन की भाषा की बात करें तो हिंदी, उर्दू, बंगाली, पंजाबी, गुजराती। अगला है मेलिनोवस्की की, जो आधारभूत आवश्यकताओं के अंतर्गत नहीं आता है। मैंने आपको क्या बताया था? 7 इनकी आधारभूत आवश्यकताएं हैं और इनको 3 भागों में बांटा भी। बताओ, पढ़ा चुके हैं। अर्थव्यवस्था उसमें नहीं आती, भूख है, स्वास्थ्य है, प्रजनन है। फिर अगला आलोचनात्मक व अधिनियमित संस्थाएं, ये वही है भी जो मैंने पीछे आईसीए, नहीं नहीं आईसीए नहीं, आलोचनात्मक और अधिनियमित संस्थाएं का कंसेप्ट किसने दिया? इनके बारे में चर्चा करी विलियम ग्राहम समनर ने। इनकी पुस्तक है फोकवेज। इसको समाजशास्त्र की बाइबल बोलते हैं। समाजशास्त्र की बाइबल। दुर्खीम को पता ही है कि दुर्खीम श्रम, डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम का विभाजन, सुइसाइड के लिए जाने जाते हैं। दुर्खीम को एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ के लिए जाना जाता है। इकोनॉमी का सिद्धांत इन्होंने दिया था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर आदर्श प्रारूप की अवधारणा से कौन जुड़ा है? एकदम सीधा प्रश्न है। आदर्श प्रारूप के बारे में क्या कहते हैं? मैंने आपको क्या पढ़ा है कि आदर्श प्रारूप क्या है? एक कल्पना है। जैसे हमें क्या बताया जाता है कि सदा सत्य बोलो। क्या लोग सदा सत्य बोलते हैं? ठीक, लेकिन फिर भी उनसे उम्मीद की जाती कि हमेशा सही बोले, एक रास्ता एक दिखाने का काम कर। मैक्स वेबर है, आदर्श प्रारूप काल्पनिक होते हैं। आर के मार्टन, सोरोकिन का ऐसे सिद्धांत है। आइडियलिस्टिक आइडिएशनल सनसेट का एक कंसेप्ट है। चक्री सिद्धांत से जुड़े हैं वो, है ना। दुर्खीम को बता ही दिया। मार्टन को संदर्भ समूह, प्रकार्यात्मक, विकल्प, है ना, प्रकार्य, अप्रकार्य, दुष्प्रकार्य, प्रकट प्रकार्य, अप्रकट प्रकार्य, माध्यमिक वो क्या मध्य सीमा परास का सिद्धांत, ऐसे बहुत सारे जो है अवधारणाएं इनके द्वारा दी गई हैं। आंसर इज डी। अगला, एरिक एरिक्सन ने मनुष्यों के 8 चरण बताए हैं। उनकी इनमें से कौन सी एक प्रमुख विशेषता है? तो एरिक एरिक्सन की जो विशेषताओं में शामिल है,
ठीक, तो मनुष्य के उन्होंने 8 चरण बताए हैं। उन्होंने कहा, पहला कहा विश्वास बनाम अविश्वास, स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह, ये पहल बनाम अपराध, उद्योग बनाम हीनता, पहचान बनाम भूमिका भ्रम, अंतरंगता बनाम अलगाव, उदारता बनाम ठहराव और ईमानदारी बनाम निराशा। मनोवैज्ञानिक स्व का विकास इसी तरह डेवलप होता है। गरीबी की संस्कृति, ऑस्कर लेविस ने गरीबी की संस्कृति बताई। गरीबी की संस्कृति मतलब जैसे एक चौल है जहां सभी झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, सपोज करो सभी झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उन सबको उसी तरीके से गंदगी में, परेशानी में जीने की आदत है। वो कोई भी आदमी ये नहीं सोचता कि वो ज्यादा बेहतर जीवन जिए, ठीक है, इनफैक्ट वो उसी में मशगूल रहता है, वो चीज है। तो इन्होंने मैक्सिको का अध्ययन किया था और उसके बेसिस पर बताया था। अगला है, किसने सामाजिक मानदंड एक प्रमाणित कार्य प्रणाली का एक रूप है, वह कार्य संपन्न करने का एक तरीका है जो हमारे समाज में स्वीकृत है। इसके अनुसार यहां पर कहा जा रहा है। तो रॉबर्ट बीरस्टीड, अगला एक परिकल्पना यानी एक हाइपोथेसिस जिसमें दो स्थितियां दी गई हैं, समूह दिए गए हैं, परिणाम दिए गए हैं, किसी स्थिति की व्यापकता में कोई अंतर नहीं है, तो इसे क्या कहा जाता है? किसी की व्यापकता में कोई अंतर नहीं है तो इसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा शून्य परिकल्पना, नल हाइपोथेसिस। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने कहा कि भारत में समाजशास्त्र भारत विद्या और समाजशास्त्र के संगम पर खड़ा है और भारतीय समाज की समझ के लिए आवश्यक है कि पूर्व सही क्रम का मिश्रण रूप है? तो लुई डुमोंट इसका सही जवाब होगा। क्यों? इसलिए कि जो है लुई डुमो एक विदेशी व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने भारतीय समाज का अध्ययन किया और भारतीय समाज का अध्ययन करने के क्रम में उन्होंने बातें बोली, दक्षिण भारत का अध्ययन किया। उन्होंने एक पुस्तक लिखी होमो हायरार्किकस। ये बेसिकली थे, आई थिंक फ्रांस के थे ये शायद, लेकिन लुई डुमा का जो अध्ययन था वो जाति के आसपास घूमता, शुद्धता और अशुद्धता के आसपास घूमता है। वो कास्ट को बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर मानते हैं समाज को, कह सकते हो कि समझने के लिहाज से। ठीक है, तो लुई डुमा बहुत इंपॉर्टेंट है और भारत की मेथड को यूज करके वो भारत को समझना चाहते हैं। पश्चिम के समाजशास्त्री हैं और हिस्टोरियन हैं, पश्चिम की पद्धति को नहीं लागू करते, भारतीय पद्धति को लागू करना चाहते हैं। ए.के. शरण भी भारतीय समाजशास्त्री हैं, जी.एस. घुरिये इनको तो भारतीय समाजशास्त्र का जनक ही बोलते हैं, भारतीय समाजशास्त्र का जनक। मैंने आपको पढ़ाया है।
है ना। डीपी मुखर्जी, इनका पूरा नाम है धुरजटी प्रसाद मुखर्जी। ये अपने आप को क्या कहलाते थे? मार्क्सोलॉजिस्ट। ठीक, इन्होंने बेसिकली भारतीय वर्ग संघर्ष की बात करी है। भारतीय समाज के वर्ग संघर्ष को समझने पर इन्होंने जोर दिया है। निम्नलिखित में से किसने कहा कि भारतीय समाज एक हिंदू समाज है और हिंदू परंपराओं को समझे बिना इसे नहीं समझा जा सकता? ठीक, भारतीय समाज को समझे बिना नहीं समझा जा सकता। तो ये काम जीएस घुरिये ने करा था। इनका कंसेप्ट ही भारत विद्या उपागम। भारत विद्या उपागम क्या है? भारत विद्या उपागम का मतलब है कि भारतीय ग्रंथों को पढ़कर समझकर भारत समाज को समझना। भारतीय ग्रंथों को समझकर भारत की व्याख्या करना। इनके बोस ये सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य से जुड़े हैं। आर के मुखर्जी मार्क्सवादी चिंतक है। ये मूल्यों के समाजशास्त्र पर काफी काम है। लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाया वढ़ाया है इन्होंने। ठीक है, दुईमा के बारे में बता ही दिया। अगला डैश 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 को भारत के समाजशास्त्र का जनक बोला जाता है। जीएस घुरिये की बुक है इंडियन साधु, सिटीज एंड सिविलाइजेशन। सिटीज एंड सिविलाइजेशन भी इनकी पुस्तक है। और कास्ट रेस इन इंडिया इनकी पुस्तक है। ठीक है, बस बल्कि ये अर्बन सिटीज पर भी काम है, उसी के लिए इनको पीएचडी का स्कॉलरशिप भी मिला था और विदेश गए थे पढ़ने। फिर बंबई विश्वविद्यालय में इन्होंने पढ़ाया भी। ठीक है, इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी से भी ये जुड़े रहे, है ना। तो ये सारी बहुत सारे इनके अचीवमेंट्स हैं। मैन एंड हिज हैबिटेट नामक पुस्तक किसने लिखी? मैन एंड हिज हैबिटेट। तो इस पुस्तक के लिखने में डीपी मुखर्जी, ए के सरन, ठीक है, कौन व्यक्ति ऐसा है जो इंटरेस्ट लेगा? तो भैया आर के मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी साहब, इससे जुड़े समाजशास्त्री। शासक वर्गों के वर्चस्व में आने वालों के लिए अधीनस्थ शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने करा था? अधीनस्थ को इंग्लिश में सब अल्टर्न बोलते हैं। सब अल्टर्न का मतलब होता था ऐसे लोग जो ब्रिटेन की मिलिट्री में सबसे नीचे ओहदों पर काम किया करते थे। तो इस शब्द का प्रयोग एक व्यक्ति था एंटोनियो ग्राम्सी, इसने करा था। ये ज्यादातर ये इटली का नागरिक था, ये जेल में बहुत रहा था। इसने पुस्तक लिखी थी स्टिग्मा एंड एजाइलम। ठीक है, इसने सुपर स्ट्रक्चर को बहुत महत्व दिया था। जैसे मार्क्स कहता बेस बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं कहता नहीं सुपर स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है।
अंबेडकर को आप जानते हो, अंबेडकर संविधान के लिखने वाले हैं व्यक्ति। इनकी पुस्तक है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। जातिकांत। हू वर शूद्रास। तीसरी इनकी पुस्तक है द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। इनकी पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, है ना। अगला, यह किसका विचार है कि सामाजिक असंतोष का कारण पूंजीवादी विकास पथ में गढ़ा है? किसने कहा था कि सामाजिक असंतोष इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि पूंजीवाद बहुत ताकतवर ढंग से, बहुत व्यापकता से फैला हुआ है। ठीक है, तो ये ए आर देसाई, इनका पूरा नाम था अक्षय रमन लाल देसाई। ठीक है, ए आर देसाई की पुस्तक है भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि। इस पर इनका बहुत काम है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के भारतीयकरण से संबंधित है? जो बेसिकली चाहते हैं कि समाजशास्त्र को भारतीय संदर्भ का होना चाहिए, भारतीय स्वरूप का होना चाहिए। तो देखो, टीके उमन है नहीं, ये स्टिग्मा करिश्मा स्टेबिलिटी एंड चेंज इनकी पुस्तक है। क्या पुस्तक है? करिश्मा स्टेबिलिटी एंड चेंज। ये गलत हो गया। ए आर देसाई, डीपी मुखर्जी भी नहीं। जीएस घुरिये है, ए के सरन है और डीपी मुखर्जी। डीपी मुखर्जी डाइवर्सिटी की भी बात करते हैं। अगला है, द वर्चुअल कम्युनिटी, आभासी समुदाय की बात कौन सा समाजशास्त्री करता है? द वर्चुअल कम्युनिटी की बात कौन समाजशास्त्री करता है? बताओ, इसके लेखक कौन है? रेन गोल्ड, वर्ड रेन गोल्ड। और इनकी बुक एक और है, द स्मार्ट मूव। द स्मार्ट मूव, वो मतलब भीड़। डीपी मुखर्जी ने किस पुस्तक में आधुनिकीकरण की अवधारणा का पहली बार प्रयोग किया? डीपी मुखर्जी ने अपनी किस पुस्तक में सबसे पहली बार मॉडर्नाइजेशन टर्म को यूज किया है? आधुनिकीकरण की बात इसमें करा है। एक मॉडर्न इंडियन कल्चर में ये कहते थे कि जो है भारत में परंपराओं व आधुनिकता का द्वंद्व हमेशा पाया जाएगा। इनका कहना था कि हम जैसे अपने यहाँ पर एप्पल मोबाइल लाएंगे या कार लाएंगे, उसे तुरंत मंदिर ले जाएंगे। हर एक चीज हम कितनी भी आधुनिक यूज कर लें, परंतु उसके सेंटर में हम क्या यूज करते हैं? ट्रेडिशंस हमारे हम नहीं भूलते। अंबानी की शादी में दुनिया के सब लोग आए, लेकिन सारे हमारे साधु भी आए, सब लोग उसमें शामिल हुए। तो ये चीज यहां पर ये कह रहे हैं। कौन सा एक सामाजिक आंदोलन का उदाहरण है?
सामाजिक आंदोलन, क्या संस्कृतिकरण सामाजिक आंदोलन है? नहीं। पश्चिमीकरण नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं। सामाजिक आंदोलन के लिए क्या होनी चाहिए? एक विचारधारा होनी चाहिए। उत्तर आधुनिक समाज एक जनसंचार समाज है, किसने कहा था? उत्तर आधुनिक समाज को एक जनसंचार समाज किसने कहा? बॉर्डिलार्ड ने। बोर्दियू जिसको बोलते हो, बॉर्डिलार्ड, बोर्दियू अलग है। पीएच कोहेन, कोजर, इनके बारे में बता ही चुके हैं, कोजर के बारे में। भूमंडलीकरण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की प्रतिक्रिया से जुड़ा है? भूमंडलीकरण का सिद्धांत किस सिद्धांत की प्रतिक्रिया का परिणाम है? देखो, मॉडर्नाइजेशन का रिफ्लेक्शन इस विषय में दिखाई देता है। आधुनिकीकरण आया तो उसके बाद ये सारी चीजें आएंगी। आधुनिकीकरण के बाद इन सारी चीजों का रिफ्लेक्शन होना स्टार्ट हुआ। निम्नलिखित में से कौन विश्व बैंक, डब्ल्यूटीओ और आईएमएफ का कटु आलोचक है? ये संस्थाएं नहीं होनी चाहिए। कौन इनका कटु आलोचक है? ठीक है, एंथोनी गिडिंग्स नहीं, रॉबर्टसन नहीं है, जोसेफ ई स्टिग्लिट्ज, ये क्या है? कटु आलोचक है। ठीक है, क्या है? कटु आलोचक हैं, कहते हैं कि ये संस्थाएं नहीं होनी चाहिए। सोशल इकोलॉजी, सोशल इकोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी? बताइएगा। सोशल इकोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी? बताइएगा। सोशल इकोलॉजी, बहुत बढ़िया है आंसर इसका। आंद्रे बेते, इनको भारत के वेबर बोला जाता है, कास्ट क्लास और पावर की बात करते हैं, ये डी। सोशल इकोलॉजी की बात अगर हम करेंगे तो इसका जवाब होता है राधा कमल मुखर्जी।